हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले सभी को जय हिंद, जय भारत। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस सेशन में एंटायर यूनिट को कंप्लीट किया जाएगा विद शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं इस यूनिट से वो लगभग सभी कवर होंगे और एक ही सेशन में कंप्लीट यूनिट आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो भी शॉर्ट नोट फॉर्म में, ठीक है। तो यदि आप यूजीसी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स हैं तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस सेशन से आपको लगभग 16 to 20 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इस सेशन में सबसे पहले द 100% syllabus will cover of marketing management in a single class in short note forms यहाँ पे कवर होगा। फ्रॉम दिस सेशन यू विल गेट 16 to 20 मार्क्स। क्यों? क्योंकि इस यूनिट से मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट से कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों एग्जामिनेशन में लगभग 8 से और 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 to 12 क्वेश्चन यूज टू बी आस्क्ड इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। So you will get at least 16 or 20 marks from this session in UGC NET and management, commerce and management examination, ठीक है। So let's start। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या दोस्तों? डेफिनेशन: मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर टू द एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एक्चुअली मार्केटिंग में एक एक्टिविटीज़ जो कंपनी अंडरटेक्स करती है, कौन सी एक्टिविटी? जो प्रमोट करती है बाइंग एंड सेलिंग को। मार्केटिंग का मीन्स ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हैं या तो सेल करना चाहते हैं इन द मार्केट, ठीक। इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग एंड अलाउज बिजनेसेस टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, अदर बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़। इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है ये? क्या इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं? फर्स्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज़। फादर ऑफ मार्केटिंग कौन है? ये पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, फिलिप कोटलर, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इन एक्टिविटीज़ को कैसे याद कर सकते हैं? PODC। इनकी क्या सीक्वेंस भी पूछ ली जाती है आपसे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले क्या किसी भी इवेंट को करने के लिए प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के बाद आप क्या करेंगे? उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर जो भी उसमें एक्शन होना उसके लिए आप डायरेक्ट करेंगे अपनी टीम को, उनको डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन के बाद यदि टीम काम अच्छे ढंग से जो आपने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या तो एक्शंस जो है वो किसी नेगेटिव या दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप उसको क्या करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। तो इससे आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 में से कोई भी एक। इनका ऑर्डर, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, और फादर ऑफ मार्केटिंग फिलिप कोटलर। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 4 P's ऑफ मार्केटिंग किसके द्वारा दिया गया था? MC कार्थी। और इसका सीक्वेंस तो 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी टाइम पूछा ही जाता है कि 4 P's किसने दिया, या तो फिर MC कार्थी ने जो 4 P's दिया उनका सीक्वेंस क्या, या तो बिल्कुल सिंपल उसमें पूछेंगे तो कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। लेकिन मोस्टली क्या पूछा जाता है? इनका ऑर्डर पूछा जाता है, किस ऑर्डर में, ठीक है। ये आपको चारों दे दिए जाएंगे, इनके ऑर्डर आपको पूछे जाएंगे। तो क्या है? प्रोडक्ट फर्स्ट पे है, सेकंड पे है प्राइस, थर्ड पे है प्लेस एंड फोर्थ पे है प्रमोशन। अंडरस्टूड? सेकंड क्वेश्चन, 7 P's बाई बूम्स एंड बिटनर। देखो 4 P's तो ये थे, बूम्स एंड बिटनर ने क्या किया था? 3 P's को और इसमें इंक्लूड किया था। 4 P's प्लस 3 P's। 3 P's में कौन कौन से? पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। कौन कौन से? पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। इस सेशन में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा समझाने लायक उसको जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। अंडरस्टूड? तो थर्ड वन इज व्हाट इज फ्लैक्सी मार्केटिंग। देखो नाम से ही पता चल रहा है फ्लैक्सी। फ्लैक्सी मीन्स फ्लैक्सीबल। आप स्ट्रिक्ट नहीं है किसी भी रूल्स के। यदि आप चाहते हैं कि
फ्लैक्सी, आपके प्रोडक्ट में अप एंड डाउन या प्राइस में अप एंड डाउन या डिमांड या सप्लाई में अप एंड डाउन तो आप कर सकते हैं। फ्लैक्सी, फ्लेक्सिबल, तो इसमें क्या है, डिफरेंट प्राइस इज चार्ज फॉर डिफरेंट कस्टमर्स टू प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। यदि आप ये जो एम्स है, ये पूछा जाता है कि फ्लैक्सी मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है, या तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एलिजिबल है, मींस सक्षम है, या लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो किसके लिए बेनिफिशियल है ये, शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों, जब कंपनी शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मींस मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहती है तो वो क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स डिमांड, ठीक है, और अदर फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर्स इनकम factors as well, their preference, their choice, their taste factors as well, means that time company will take appropriate action for that different price for different market, means जहाँ पे उसको लगेगा कि ये कंज्यूमर्स के पास इनकम कम है या यहाँ पे डिमांड कम है, वहाँ पे उसका प्राइस क्या कर देंगे, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा डाउन कर देंगे। डाउन करने से क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, सेल्स ज़्यादा होगी, और क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। और जहाँ पे लगता है ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे इनकम फैक्टर अच्छा है, हेल्दी है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो प्राइस को थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि उनकी डिमांड पे भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। उससे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द शॉर्ट रन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, ग्रीन मार्केटिंग, प्रोडक्ट फॉर सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो ग्रीन मार्केटिंग बोले जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पे आपसे पूछ लिया जाता है। होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होता है, देखो होलिस्टिक नाम से पता चल रहा है, होलिस्टिक मींस होली, सभी एक साथ मिलके जब काम करेंगे, होलिस्टिक मार्केटिंग उसको बोलते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट कम्स टुगेदर एंड वर्किंग विद कोलाबोरेशन, जब सभी डिपार्टमेंट एक साथ मिलके अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जब काम करते हैं उसको बोलते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग। देखो इसमें एक स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन हो जाता है होलिस्टिक एंड गोरिल्ला मार्केटिंग में। होलिस्टिक में क्या बताया था मैंने, जैसा सभी डिपार्टमेंट एक साथ मिलके किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए जब टुगेदर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग। एंड गोरिल्ला मार्केटिंग, गोरिल्ला वार से आप समझ सकते हैं, मीन्स काम दाम दंड भेद सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आप अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्या है, यूज्ड एडवर्टाइजमेंट्स, आप इसमें एडवर्टाइजमेंट का यूज करेंगे, एंड अदर इंट्रैक्शंस टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कर सकते हैं। अदर इंट्रैक्शन मींस मैन टू मैन इंट्रैक्शन, ठीक है, सेल्स जो आपकी मीडिएटरीज हैं उनके द्वारा इंट्रैक्शन। पॉपुलराइज बाय जे कोनार्ड लेविंसन्स, ये किसके द्वारा दिया गया है, जे कोनार्ड लेविंसन के द्वारा इसको दिया गया, ठीक, इस अप्रोच को। नेक्स्ट सॉरी, डी मार्केटिंग, देखो नाम से पता चल रहा है डी मार्केटिंग। मार्केटिंग का मीन्स क्या होता है, किसी मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं, और डी मार्केटिंग आप अपने आप को या अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, पर्टिकुलर मार्केट से आप अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ मीन्स डी मार्केटिंग। रिड्यूसिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, उसका ऐसा आप क्यों करते हैं, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले रिड्यूसिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्रमोशन ऑफ अदर प्रोडक्ट। हो सकता है आपका कोई प्रोडक्ट है, फॉर एन एग्जांपल ये पेन है आपका मार्केट में, और आप दूसरा कोई प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं या लेके आ रहे हैं मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उस केस में क्या करेंगे, आप अपने जो ओल्डर प्रोडक्ट है उसकी डीमार्केटिंग करेंगे, मींस उसका प्रोडक्शन रिड्यूस कर देंगे। होगा जिससे क्या होगा कि उस दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। और प्रोडक्ट इज नॉट सेफ टू कंज्यूम अल्कोहल, लाइक ये सेफ है, प्रोडक्ट इज नॉट सेफ फॉर टू कंज्यूम लाइक अल्कोहल। इस केस में भी आप अपने आप को क्या करते हैं, डीमार्केटिंग करते हैं। बेसिकली जब किसी प्रोडक्ट को आप विड्रॉ करते हैं, वो हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का जो आगे डिमांड कम हो रहा हो, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हैं पर्टिकुलर मार्केट में कंज्यूमर्स के, वो चेंज हो रहे हो, उस वजह से आप अपने उस प्रोडक्ट को मार्केट में अब धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। उससे क्या होगा, आपका मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, अल्टीमेटली आपका जो नया प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सिंक्रो मार्केटिंग, देखो नाम से पता चल रहा है सिंक्रो, आपको जब 50% तो आंसर आपको उसके नाम में ही मिल जाता है, उसके नाम में ही आपको 50% जो है आंसर छुपा होता है। सिंक्रो मार्केटिंग, सिंक्रो मीन्स सिंक्रोनाइजेशन, एक दूसरे का संतुलन,
टू क्रिएट डिमांड ड्यूरिंग ऑफ सीजन गिविंग डिस्काउंट। यदि आपके इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो रही है, मीन्स ऑफ सीजन चल रहा है, फॉर एन एग्जांपल वुलन क्लोथ्स का समर सीजन में जो है ऑफ सीजन होता है, डिमांड मार्केट में ना के बराबर होती है या तो बहुत कम होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप अपने मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वहाँ पे आप मल्टीपल स्ट्रेटजी अपनाएंगे। उनमें से एक स्ट्रेटजी डिस्काउंट की भी है। आप उसके ऊपर ह्यूज डिस्काउंट दे देंगे, बड़ा एक डिस्काउंट दे देंगे, जिससे क्या होगा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। वो लालच में आके कि अभी जो है इसका ऑफ सीजन चल रहा है और द डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, दैट्स वाई दे यूज टू बाई दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द बल्क। ड्यू टू दैट योर sales will increase and your profit maximization will also achieve. Understood? Next, marketing positioning क्या होती है? Marketing positioning, again positioning, आप अपने प्रोडक्ट की जो है इमेज, वो है जो परसेप्शन है आपका प्रोडक्ट का, आपका ब्रांड का, वो क्रिएट करना चाहते हैं किसमें, कंज्यूमर्स के दिमाग में, ठीक है। कस्टमर परसेप्शन फॉर एनी ब्रांड, आपकी ब्रांड की जो परसेप्शन क्या है, जो इमेज क्या है कस्टमर के इन व्यू पॉइंट से, तो वो क्या होता है, मार्केटिंग पोजीशनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इनमें से कोई एक एवरी टाइम पूछा जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और ये नाम से भी पता चल रहा है। एक होता है प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन, दूसरा प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इनमें तो ज़्यादा डाउट नहीं होता है, मेंस डाउट होता है प्रोडक्ट लाइन और ये प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन और एक्सपेंशन में, कॉन्ट्रैक्शन और ट्रेडिंग डाउन में, ठीक है। देखो प्रोडक्ट लाइन का जहाँ पे जिक्र आ गया, लाइन का जहाँ पे बात आ गई, लाइन एक्सपेंशन मीन्स एक कंप्लीट नया प्रोडक्ट आप अपने मार्केट में लेके आ रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास 9 टाइप की लाइन है, मीन्स आप जो अपने मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसमें आप फॉर एन एग्जांपल बैग बनाते हैं, ठीक है। बैग के साथ साथ आप ड्रेस भी बनाते हैं, उसके साथ साथ आप कोई पेन भी बनाते हैं। मीन्स आप एक नया कंप्लीट लाइन ही उसमें ऐड जब कर रहे हैं, मीन्स दे लाइन को आप एक ऐड करें, वो लाइन एक्सपेंशन होगा। न्यू प्रोडक्ट लाइन इज एडिड टू एग्जिस्टिंग लाइन। आपके पास पहले 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते थे, अभी आप इनके अलावा, पेन के अलावा आप बुक्स की भी प्रिंटिंग भी करने लगे। मीन्स ये बुक्स पहले आप इंक्लूड नहीं किया हुआ था, अभी बुक्स को भी आपने इंक्लूड कर दिया। तो ये बुक्स मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं, बुक्स मल्टीपल बुक्स हो सकती हैं। मीन्स प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन, आप 4 टाइप की प्रोडक्ट बनाते थे, 4 लाइन थी, और आप उनमें से किसी एक को कट करना चाहते हैं, आप 4 में से 3 को ही रखना चाहते हैं। टू कट द प्रोडक्ट लाइन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लाइन, इन 4 में से यदि आप 3 बनाना चाहते हैं, 3 थे इनिशियली, आपने एक ऐड कर दिया, मीन्स 4 एक्सपेंशन। यदि इनिशियली आपके पास 4 हैं, उनमें से किसी एक को कट करना चाहते हैं, आप प्रोडक्शन किसी एक प्रोडक्ट का बंद करना चाहते हैं, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। अभी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन क्या है, यदि ये 4 लाइन या 3 लाइन इनिशियली आपके पास थी, फॉर एन एग्जांपल 4 लाइन थी और ये बुक्स की थी, ये बुक्स है, बुक्स में आप 4 टाइप या 5 टाइप्स की बुक्स यहाँ पे प्रिंटिंग करते थे। अभी आपने क्या कर दिया, हाई क्वालिटी की एक और बुक को आप ऐड कर रहे हैं, एक बुक और ऐड कर रहे हैं, मीन्स एक्सटेंशन, प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। मीन्स ये लाइन थी, आप बुक्स की प्रिंटिंग करते थे, लेकिन उसमें आपने बुक्स को ही एक और इंक्लूड कर दिया, एक काइंड्स की बुक्स को और इंक्लूड कर दिया। वो 2 टाइप से हो सकती है। यहाँ पे आपकी जो बुक्स थी वो मीडियम रेंज की थी, मीडियम रेंज की थी। इसके बाद यदि आप हाई क्वालिटी की यदि बुक्स ऐड करना चाहते हैं, उसको बोलेंगे ट्रेडिंग अप। इंट्रोडक्शन ऑफ हाई प्राइस प्रोडक्ट, हाई प्राइस प्रोडक्ट को इंक्लूड करेंगे तो ट्रेडिंग अप। और यदि मीडियम रेंज के आपके पास प्रोडक्ट था और रेंज अभी आपकी लो रेंज है, मीन्स पुअर क्वालिटी की आप बुक्स और प्रिंट करना चाहते हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग डाउन। इंट्रोडक्शन ऑफ लो प्राइस प्रोडक्ट, मीन्स बुक्स का मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। बेसिकली बात यह है कि यदि आप हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्टिंग लाइन में ऐड करना चाहते हैं, उसको बोलेंगे ट्रेडिंग अप। और यदि लो क्वालिटी का प्रोडक्ट यदि आप ऐड करना चाहते हैं, लो प्राइस का, उसको बोलेंगे ट्रेडिंग डाउन। आई थिंक concept is clear. So next
व्हाट आर 5 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स के 5 लेवल कौन कौन से होते हैं? देखो 5 लेवल्स होते हैं, आपको पता होगा। बेसिक प्रोडक्ट होता है, कोर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है। अभी उनकी एक एक बात करेंगे डिटेल्ड में, ठीक है। मार्केटिंग एक्सपर्ट फिलिप कोटलर एंड केविन लेन केलर पब्लिश द 5 प्रोडक्ट लेवल्स मॉडल इन 2003 टेक्स्ट बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट इनिशियली क्या होता है? दिस इज द बेनिफिट दैट योर कस्टमर आर गेटिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट at its most basic level. For example, when you buy a car, the core benefits is that you will be able to get from place to place. एक place से आप दूसरे place पे जाना चाहते हैं। बेसिकली कोर बेनिफिट्स, कोर प्रोडक्ट वो होता है, फॉर जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कार का, आप कार बाई करना चाहते हैं, कार का बेसिक यूज क्या है, कोर बेनिफिट क्या है, किसके लिए आप लेना चाहते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए कार को बेसिकली बाई करना चाहते हैं। ये हो गया कोर, बिल्कुल बेसिक। इसके बाद बेसिक प्रोडक्ट, कोर के बाद बेसिक। एट द सेकंड लेवल यू टर्न द कोर बेनिफिट्स इनटू एन एक्चुअल प्रोडक्ट एंड यू डिफाइन द बेसिक फीचर्स दैट द प्रोडक्ट मस्ट हैव। फर्स्ट में कोर बेनिफिट वाले में आपने बोला जस्ट मेरे को कार चाहिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। बेसिक प्रोडक्ट में आपकी थोड़ी सी चॉइस बढ़ गई, कार तो चाहिए, उसके साथ मेरे को ये बेसिक फीचर्स जरूर चाहिए। एग्जांपल, अ कार मस्ट हैव डोर्स, कार के डोर्स होने चाहिए, एन इंजन, व्हील्स एंड अ सॉलिड फ्रेम, जिसका जो फ्रेम है वो सॉलिड होना चाहिए। लाइक मारुति का फ्रेम्स जो है क्वालिटी वो लो है इन कंपैरिजन टू लाइक टाटा एंड हुंडई, इसलिए आप अपनी चॉइस भी देना चाहते हैं, सो दैट यू कैन गेट इनटू इट एंड ड्राइव इट, ठीक है। आपकी ये चॉइस होगी, इसको बोलते हैं बेसिक। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। बेसिक के बाद आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। क्या? द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स or features that customers expect when they purchase the product. This is in addition to basic product features identified at the second level. जो second level था उसके अंदर और ऐड कर दिया, वो तो थे ही core और basic वाले थे, उसके अंदर include किसको कर दिया? कुछ और फीचर्स जो कि आपकी डिमांड है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। कौन सी हो सकती है वो? एग्जाम्पल, यू माइट एक्सपेक्ट अ न्यू कार टू हैव एयर बैग्स, आपकी डिमांड बढ़ गई कि उस कार में एयर बैग्स भी होने चाहिए। एंटी लॉक ब्रेक्स एंड अप टू डेट मीडिया प्लेयर भी होना चाहिए उसके अंदर, एंड अ बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम भी उसके अंदर ही लगा होना चाहिए। यू वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट इट टू बी रिलायबल एंड टू हैव अ फेयर वारंटी, रिलायबल भी होना चाहिए और उसका वारंटी भी उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। पोटेंशियल के बाद फिर आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। इन दिस यू आइडेंटिफाई एनी फीचर्स दैट विल एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट वो होता है जिसके अंदर जो एक कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अलावा भी यदि कुछ फीचर्स होते हैं। लाइक दिस इज वेयर यू कैन रियली स्टार्ट डिस्टिंग्विशिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। लाइक टाटा और मारुति का मैंने एग्जांपल दिया, ये ऑगमेंटेड जो फीचर्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे वे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज एक कार है उसके अंदर डोर दोनों कंपनियों में होगा, ठीक है, सीट कवर भी होंगे, मीडिया प्लेयर भी होगा, नेविगेशन सिस्टम भी होगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स उसके बाद भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल, इन आर कार एग्जाम्पल, द मैन्युफैक्चरर्स कुड ऑफर साइड एयरबैग्स, एयरबैग थे लेकिन अभी साइड एयरबैग किसी कंपनी ने ऑफर कर दिया हो। टॉप ऑफ द रेंज टायर्स, जो टायर्स हैं उनकी क्वालिटी वो अच्छी है। और ए सेल्फ डिफ्रोस्टिंग विंडशील्ड, जो अपने आप डिफ्रोस्ट करते हैं विंडशील्ड्स को, उसके वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई हो। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। इसका नेक्स्ट और हाईएस्ट आप जिसको बोलते हैं वो है पोटेंशियल प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड के बाद भी जो एडिशनल फीचर्स होंगे उसको बोलते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट। विद दिस यू थिंक अबाउट द पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशंस द प्रोडक्ट कुड गो थ्रू इन द फ्यूचर एंड द फीचर्स एंड द वैल्यू दैट यू कुड ऐड। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर अ कार एग्जाम्पल, पोटेंशियल प्रोडक्ट एक्सटेंशंस
could include applications for smartphones that allow you to open and start your car without a key. Means without key आप अपनी कार को ओपन या लॉक कर सकते हैं. A new engine design that consumes less fuels, जो उसकी एनर्जी कंज्यूमिंग पावर वो कम है. मीन्स फाइनेंशियली ये हेल्प करने वाला है, इकोनॉमिकली बेनिफिट है. और ए नेविगेशन सिस्टम दैट यूजेस वॉइस रिकॉग्निशन. दोनों ही गाड़ियों में नेविगेशन सिस्टम था, लेकिन एक जो मारुति वाली थी उसमें जो मैनुअली यूज वाला था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो नेविगेशन सिस्टम है वो वॉइस रिकॉग्निशन है. आप गाड़ी को ड्राइव करें, चलते चलते आपने कुछ बोला, वही उसमें नेविगेशन सिस्टम में वही डायरेक्शन आपको देना शुरू कर देगा जिस प्लेस पे आपने जाना चाहते हैं, जो आपने आवाज़ निकाली है. अंडरस्टूड. तो नेक्स्ट, टेरिटरी पैकेजिंग क्या है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है. स्पेसिफिकली फॉर शिपिंग एंड एफिशिएंटली हैंडलिंग लार्ज क्वांटिटीज इन केस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड. देखो, शिपिंग किसके लिए यूज होता है? जब लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में जब ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो किसके थ्रू होता है? शिपिंग के थ्रू होता है. जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट जो भी होता है वो इम्पोर्टेंट जो गुड्स का, या तो आप बोल सकते हैं लार्ज क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट आप बोल सकते हैं, उसका किसके थ्रू होता है? शिपिंग के थ्रू होता है. अंडरस्टूड. इसको बोलते हैं, आप टेरिटरी से याद कर सकते हैं, शिपिंग और दूसरा लार्ज क्वांटिटी. ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेरिटरी पैकेजिंग होती है. को ब्रांडिंग, नाम से पता चल रहा है, को मीन्स साथी, दो ब्रांड एक साथ मिलकर जब आती हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्यूल ब्रांडिंग और ब्रांड बंडलिंग भी इसको आप बोल सकते हैं. इसको बोलते हैं को ब्रांडिंग. नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएटेड ब्रांडिंग. डिफरेंशिएटेड ब्रांडिंग किसको बोलते हैं? डिफरेंट और यूनिक फ्रॉम अदर्स. इट रिड्यूसेस कंपटीशन. डिफरेंशिएटेड ब्रांडिंग के अंदर आपका प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से वो डिफरेंट यदि होगा, विद फीचर्स, हो सकता है उसका नाम यूनिक हो, उसका डिज़ाइन यूनिक हो, प्राइस यूनिक हो. ठीक है, वो आपको दूसरी प्रोडक्ट से, मार्केट में अवेलेबल सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट से आपको डिफरेंशिएट करेगा, जिससे कि आपकी जो इमेज है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. आपकी गुडविल जो वो इंक्रीज हो जाएगी मार्केट में, जिससे कि आपकी अल्टीमेटली सेल्स इंक्रीज हो जाएगी. अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल ब्रांडिंग. इंडिविजुअल ब्रांडिंग से नाम से पता चल रहा है, इंडिविजुअल, अकेली कोई भी ब्रांड. डू नॉट कनेक्ट टू नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांड, इट हैज़ यूनिक नेम. मीन्स आपका नेम यदि यूनिक है तो ये इंडिविजुअल ब्रांडिंग होगी, आपको मार्केट में अलग इमेज मिलेगी. ब्रांड इक्विटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ब्रांड इक्विटी जो है वन स्टेटमेंट बेस पे ये पूछ लिया जाता है. परसीव्ड वैल्यू ऑफ द ब्रांड, additional income expected from branded product over unbranded product, it is a measure of brand's worth. देखो होता क्या है, फॉर एन एग्जांपल ये पेन है मार्केट में, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसका नाम दे दिया कंपनी ने, और दूसरा है लोकल प्रोडक्ट. क्वालिटी दोनों की सेम है, लाइफ दोनों का सेम है, लेकिन इसके पास क्या है? ब्रांड नेम है. होगा क्या, इसकी जो इमेज कंज्यूमर्स के जो माइंड में वो बनी रहेगी. यदि इसका वैल्यू, इसकी प्राइस ज़्यादा भी होगी तब भी इसी को खरीदना चाहेंगे. क्यों? क्योंकि इसकी एक ब्रांड नेम है, ब्रांड इमेज जो कंज्यूमर्स के माइंड में जो बन गई है, उस वजह से इसकी जो सेल्स बढ़ती जाएगी. ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी. मींस एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट से यूनिक करता है, सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी. पुश स्ट्रेटजी, देखो दो टाइप की स्ट्रेटजी होती हैं, पुश और पुल. नाम से पता चलता है, पुश मीन्स आप पुश कर रहे हैं किसी चीज़ को, और पुल मीन्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. पुश का मीन्स होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में यदि सेल करना चाहते हैं, थ्रू इंटरमीडियरीज आप अपने सेल्समैन्स को मार्केट में उतार देंगे, अपने प्रोडक्ट की क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट करेंगे, तब जो कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट की तरफ आएंगे. पुल वो होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे ढंग से उसको बनाएं कि विदाउट एडवर्टीजमेंट, विदाउट आपके कोई भी एफर्ट्स के कंज्यूमर्स अपने आप आपके प्रोडक्ट की तरफ खींचे आए, उसको बोलते हैं पुल स्ट्रेटजी.
डिटेल में डिस्कस करते हैं। पुल स्ट्रेटजी, कंपनी टेक्स प्रोडक्ट थ्रू इंटरमीडिएटरीज टू द फाइनल कंज्यूमर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट थ्रू वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज। ठीक, नेक्स्ट पुल स्ट्रेटजी। पुल स्ट्रेटजी के अंदर टू जनरेट डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस सो दैट कंज्यूमर इटसेल्फ वांट प्रोडक्ट। आपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट की फीचर्स इतने अच्छे ढंग से निकाली हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इतने अच्छे ढंग से उसको प्लेस किया है कि कंज्यूमर्स की जो वांट्स हैं, उनकी डिज़ायर, उनके प्रेफरेंस, टेस्ट जो हैं वो आपने आपके प्रोडक्ट की तरफ उनको खींच लिया है। इससे क्या होगा, विदाउट एडवर्टीजमेंट योर प्रोडक्ट विल सेल एट अ हाई क्वांटिटी। इट इज़ डन थ्रू सोशल नेटवर्किंग, मीडिया कवरेज, स्ट्रेटजिक प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड वर्ड ऑफ माउथ। आपने जो बोल दिया कि हम अपने प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर्स दे रहे हैं, मीन्स आप अपने वर्ड के प्रति लॉयल हैं, डिसिप्लिन है, तो आपके प्रोडक्ट की तरफ सभी अपने आप खींचे चले आएंगे। ठीक, व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड क्या है? अ ब्रांड इज अ प्रोडक्ट नेम। ब्रांड क्या है? एक प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें कि ये आ जाता है कि व्हाट इज ब्रांड। ब्रांड में आपको आगे दिया जाएगा प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्रोडक्ट इमेज है, ठीक है, या प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है। ये क्या प्रोडक्ट नेम है, न कि प्रोडक्ट इमेज। प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रोसेस बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। इस सेशन में मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बार बार पूछे जाते हैं, और कंप्लीट मार्केटिंग मैनेजमेंट यहाँ पे कवर होने वाली है। ठीक है, तो यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, और यू कैन शेयर दिस सेशन with your friends who are preparing for UGC NET Commerce and Management। ठीक, तो the process of new product development is idea generation। ये प्रोसेस पूछी जाती है आपसे, ये सभी पॉइंट दिए जाएंगे, उसके बाद ऑप्शन में इनकी प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, सही ऑर्डर क्या, वो पूछा जाता है। आइडिया जनरेशन, सबसे पहले आप कोई भी यदि प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आएगा, आइडिया को जनरेशन होगा। उसके बाद कंसेप्ट टेस्टिंग, जो आपके अंदर कंसेप्ट था उसको आप टेस्ट करेंगे कि दिस आइडिया, दिस कंसेप्ट इज वैल्यूएबल और नॉट, दिस इज वर्दी और नॉट फॉर द कंज्यूमर्स और फॉर द मार्केट डेवलपमेंट। देन मार्केट स्ट्रेटजी, आप मार्केट के प्रति यदि आपका कंसेप्ट टेस्ट हो गया, उसके बाद आप स्ट्रेटजी बनाएंगे कि मैं मार्केट में इसको कैसे लेके आऊँ, मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। उसके बाद बिजनेस एनालिसिस, आप अपने बिजनेस को एनालाइज करेंगे उसके बाद। ठीक है, देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सब होने के बाद ही आप अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करेंगे। उसमें यदि कोई इंप्रूवमेंट यदि आप करना चाहते हैं, कोई भी चेंज, एनालिसिस के बाद आप, हो सकता है कंज्यूमर्स की डिमांड हो, ये पेन है, पेन के ऊपर जो आपने कैप डाला, उसकी कैप की थोड़ी फीचर्स, थोड़ी सी स्टाइल वो डिफरेंट होना चाहिए, उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, कोई गोल्ड मांग रहा, कोई सिल्वर। ये सभी एनालाइज करने के बाद, या तो इसकी जो निब है, लास्ट जो पिन पॉइंट है, वो थोड़ा सा आपने ज़्यादा बारीक कर दिया, उसको थोड़ा आप ठीक करना चाहते हैं, वो सब एनालाइज करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करेंगे, फाइनली प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। देन टेस्ट मार्केटिंग, उसके बाद आप प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए मार्केट में उतारेंगे। इनिशियली आप बल्क में ज़्यादा ह्यूज, लार्ज क्वांटिटी में इसको डेवलपमेंट नहीं करेंगे, इसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इनिशियली कम क्वांटिटी में करेंगे। उसके बाद मार्केट टेस्ट के लिए आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारेंगे। देन कमर्शलाइजेशन, मार्केट टेस्टिंग होने के बाद आप इसको कमर्शलाइजेशन मीन्स लार्ज क्वांटिटी में अपनी मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेके आएंगे। देन रिव्यू ऑफ मार्केटिंग परफॉर्मेंस, उसके बाद आपके प्रोडक्ट की जो रिव्यू है कंज्यूमर्स से, सेल्समैन से, होलसेलर, रिटेलर, सभी से आप रिव्यू फीडबैक लेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप यदि कुछ चेंज चाहते हैं तो मार्केट में अपने प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी गिवन बाय। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी किसने दी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं आइडेंटिफाई कर दूंगा। लाइक दिस क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने दी, मैचिंग में पूछा जाता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो बहुत सारे ऑथर्स होंगे, बहुत सारी थ्योरी होंगी, आप याद करने का अपना एक न्यूमोनिक्स देख सकते हैं, बीच बीच में भी आपको बताता जाऊँगा। लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, आप यूज करते हैं जीन्स पैंट या तो शर्ट, ठीक है, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं जाते हैं, बोलते हैं कि कौन सा कपड़ा अच्छा, रेमंड का, रेमंड के
कि मैं शूज़ लेना चाहता हूँ या मैं ड्रेस लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप रेमेंड से इसको प्रोडक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल किसका अच्छा लाइफ, रेमेंड का, रेमेंड, ठीक है, उसे आप याद कर सकते हैं, रेमेंड वर्णन। व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है उसके बारे में देखो ध्यान से। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज यूज टू डिवाइड द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। जब आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं उसके बाद बहुत सारे उसके अंदर स्टेजेस आएंगी, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज आएगी, आप मार्केट में लेके आएंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल के बाद फिर आप क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स में होगा, उसके बाद आप क्रेडिट सेल करेंगे, देन कलेक्शन होगा। मींस इसके अंदर काफ़ी स्टेजेस आते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, ग्रोथ बोलते हैं जिसको आप, ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज, उन सब की अभी एक एक करके बात करने वाले हैं। इन दिस फर्स्ट स्टेज द प्रोडक्ट इज इमेजिन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगा, इमेजिनेशन आएगा कि मैं ये प्रोडक्ट लेके आऊँ। देन इट इज़ इंट्रोड्यूस टू द मार्केट। इमेजिनेशन के बाद आप उसको मार्केट में लेके आएंगे। द प्रोडक्ट हैज़ टू मेक इट्स वे इनटू द मार्केट टू मैक्सिमाइज इट्स पोटेंशियल शेयर ऑफ द मार्केट। इवेंचुअली द प्रोडक्ट डिक्लाइंस एज बेटर ऑप्शंस आर इंट्रोड्यूस। सबसे पहले आप प्रोडक्ट लेके आए, उसके बाद उसका डेवलपमेंट किया, ग्रोथ किया, उसकी डिमांड बढ़ गई, लास्ट में क्या दूसरा प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का या टेक्नोलॉजी का आ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज, ठीक। 4 स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, इंट्रोडक्शन या डेवलपमेंट स्टेज। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द डेवलपमेंट स्टेज। दिस इंट्रोडक्शन या डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू इंट्रोड्यूस टू द मार्केट। आपके दिमाग में आएगा कि मैं मार्केट में किस काइंड का प्रोडक्ट लेके आना चाहता हूँ। नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन के बाद आप ग्रोथ करना चाहेंगे उसमें। आफ्टर यू हैव इंट्रोड्यूस द मार्केट यूर प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल वॉच द प्रोडक्ट बिकम मोर पॉपुलर। जैसे आप वॉच करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे आप के प्रोडक्ट की डिमांड को, वो क्या है, पॉपुलर हो रही है किसमें, मार्केट में, कंज्यूमर्स के परसेप्शन में उसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। एंड प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे क्या, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट विच स्टेज, ठीक है, इसको आप पर्टिकुलर मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट डायरेक्टली पूछा जाता है। या तो सेल्स इज मैक्सिमम एट विच स्टेज और प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट विच स्टेज। तो प्रॉफिट किस में होता है, ग्रोथ स्टेज में मैक्सिमम होता है। सेल्स की भी आगे बात करेंगे, ठीक है। यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रमोशनल स्ट्रेटजी and growth marketing to generate as much interest in your product as possible, ठीक। next maturity stage, as the industry begins to reach market saturation you will arrive at the maturity stage। जैसे ही मार्केट सैचुरेशन हो जाएगी मीन्स मैच्योरिटी स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे। आपकी इस स्टेज पे आपकी जो सेल्स है वो मैक्सिमम होती है, मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो पीक पॉइंट पे है अभी इन द market. This is a sign that it is becoming more competitive in the market. इस जो स्टेज के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज में जाने वाला है और अभी इस स्टेज पे मोर कंपटीशन होता है क्योंकि सभी की जो मैच्योरिटी स्टेज पे जो पीक पॉइंट होता है वहाँ पे सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है और सभी अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को सक्षम बनाना चाहते हैं विद ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक। पर्टिकुलरली एज यू स्पेंड मोर टाइम फेंडिंग ऑफ कंपटीशन। आप कंपटीशन से अलग होने के लिए, कंपटीशन से उभरने के लिए आप इसमें क्या करते हैं, मोर टाइम स्पेंडिंग करते हैं, ठीक है। यू माइट इवन नोटिस दैट सेल्स इज मैक्सिमम। देखो सेल्स इज मैक्सिमम ये भी पॉइंट पहुंचा जाता है एट विच स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज पे जो आपकी सेल्स जो मैक्सिमम होती है, इसको भी आप मार्क करके नोट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस स्टेज यूर सेल्स स्टार्ट टू स्लो डाउन, डिक्लाइन स्टेज आपकी आने वाली। इसके बाद यूर सेल्स नंबर्स डू नॉट नेसेसरली स्टार्ट टू डिक्लाइन बट दे आर नॉट इंक्रीजिंग एज क्विकली एज दे वर बिफोर। हो सकता है डिक्लाइन नहीं आए लेकिन जैसा जितना आपका जो ग्रोथ हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था सेल बिफोर दिस स्टेज, उतना अभी नहीं होने वाला उस अमाउंट में। यू मे वांट टू इन्वेस्ट इन सम प्रोडक्ट बंडलिंग टू कन्विंस मोर पीपल टू परचेज द प्रोडक्ट यू सेल। आप यहाँ पे कुछ ऑफर दे सकते हैं कि
एक के साथ एक फ्री या 5 के साथ 2 फ्री, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं कि जो बंडलिंग में ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूज अमाउंट में परचेज करेगा उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसको बोलते हैं, कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं इसको, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कौन सा होता है, जब आपने अपना प्रोडक्ट क्रेडिट पे दिया, उधार पे आपने दे दिया, और उधार का टाइम फॉर एन एग्जांपल 30 डेज है, 30 डेज में आपका कोई भी जो डेटर है वो आपको पे करने वाला, आपको पैसा भी चाहिए, तो आप उसको कैश डिस्काउंट देना चाहेंगे, आप देना चाहेंगे कैश डिस्काउंट कि यदि वो जो डेटर है आपका जो देनदार है विद इन 1 वीक यदि वो पेमेंट करता है तो उसको आप 3% 4% एज पर यूरो स्ट्रेटजी आप उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक। ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट भी पूछा जाता है मैचिंग में, ठीक है, या तो डायरेक्ट डेफिनेशन बेसिस पे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है डिक्लाइन स्टेज। लास्ट स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज आफ्टर द मैच्योरिटी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज, नेक्स्ट स्टेज इज लास्ट स्टेज डिक्लाइन स्टेज। इस स्टेज में क्या आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाता है, उसकी डिमांड मार्केट में धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बाद आपका जो आता है शट डाउन पॉइंट आ जाता है। डिक्लाइन स्टेज के बाद आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए, उसका प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद वो लॉस आपको दे सकता है। When a product has reached this stage, your market share begin to drop and competition begin to deteriorate, ठीक। You may also realize that there is a change in consumer behavior and not as many people are interested in the product anymore। आपके जो प्रोडक्ट की डिमांड है, जो कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस है, वो अभी एनीमोर नहीं है, आगे वो उसको लेना, उसको कंज्यूम करना नहीं चाहते हैं, ठीक। प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट विच स्टेज, ग्रोथ स्टेज। सेल्स इज मैक्सिमम एट विच स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया गया। नेक्स्ट आता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एक्रोनिम्स ऑफ डगमार। देखो नाम से पता चल रहा है, डगमार, डी फॉर डिफाइनिंग, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग गोल्स, देन अगेन मेजर्ड, अगेन एडवर्टाइजिंग, एंड आर फॉर रिजल्ट। डिफाइनिंग, एडवर्टाइजिंग, गोल्स, मेजर्ड, एडवर्टाइजिंग एंड रिजल्ट, ये फुल फॉर्म आपको याद करना होगा। इसका प्रपाउंडर कौन था, इसका फाउंडर कौन था, रसल कोले इन 1961। डगमार स्ट्रेटजी इज डन फॉर, कि यह किसके लिए है, टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। देखो इसका निमोनिक्स मैं बता देता हूँ आपको। डगमार मीन्स डगमग करता हुआ यदि कोई इंसान चलता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो क्रिकेट का जो वेस्ट इंडीज़ का एक प्लेयर है एंड्रे रसल, वो जो विकेट लेता है या तो जो बॉलिंग करता है वो बड़े ही अजीब स्टाइल में विकेट लेने के बाद अपने आप को सेलिब्रेट करता है, वो डगमग करता रहता है, ठीक है, डगमगाता रहता है काफ़ी देर तक, ऐसे डांस करता है। उससे आप निमोनिक से आप इसको यूज कर सकते हैं। यदि आप क्रिकेट को वॉच करते हैं, देखते हैं तो आपको ईजिली इसको रिमेंबर रह जाएगा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये किसके द्वारा दिया गया है। इट इज़ गाइडेड द कस्टमर्स थ्रू ACCA मॉडल। अभी फिर अगेन ACCA मॉडल की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। ACCA फॉर्म अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। अवेयरनेस, उसके बाद इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। ACCA नहीं है, ये AIDS, ठीक है। ACCA की फुल फॉर्म क्या है, अवेयरनेस। ये मॉडल ACCA का नाम का मॉडल का नाम है ये। इसकी फुल फॉर्म किसके लिए, ये एक्रोनिम्स AIDS, ठीक। नेक्स्ट एडास क्या है, एडास, वो एडास की एक्रोनिम्स थी। एडास मार्केटिंग थ्योरी टू आइडेंटिफाई कॉग्निटिव स्टेज ऑफ बायस, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। एडास का क्या है, किसके लिए ये, ए फॉर अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी स्ट्रेटजीज आर, जो डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी स्ट्रेटजीज हैं वो क्या हो सकती हैं। देखो आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके आए, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी स्ट्रेटजी क्या क्या है, डिफरेंट काइंड्स की हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकता है, आप अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल प्लेस पे, मल्टीपल लोकेशन पे, कन्वीनियंस लोकेशन पे उसके आउटलेट जो है वो प्लेस करना चाहते हो। मीन्स आप यदि कोई कन्वीनियंस गुड्स है,
नॉर्मल इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है घर के लिए यूज, जैसे दाल चावल चीनी आटा आप बोल सकते हैं, शुगर, इनको के लिए जो यदि आप प्रोड्यूसर हैं तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल आउटलेट्स इसके बना देंगे, रिटेलर, छोटे छोटे रिटेलर्स गांव में, ठीक है, एक छोटी छोटी प्लेस पे डिफरेंट मींस आउटलेट ज़्यादा होंगे। और यदि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्टली है, लाइक टाटा मोटर्स के आप प्रोड्यूसर्स हैं, तो आप हर गांव में अपनी कंपनी या अपने आउटलेट्स जो है जो नहीं खोलना चाहेंगे शोरूम, आप क्या है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर एरिया में, एक सिटी में, एक लोकेशन में एक या दो आप अपने आउटलेट्स खोल देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। इसी काइंड से आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस नेचर का प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी, कि वो स्ट्रेटजी किस टाइप की होने वाली है, उसके डिस्कशन कर लेते हैं। एक है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। इन दिस स्ट्रेटजी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, कंपनीज प्लेस देयर प्रोडक्ट्स इन एज मैनी रिटेल लोकेशन एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा आप छोटे छोटे जगह पे आउटलेट्स इसके आप ओपन करना चाहेंगे, कैसे, फॉर एग्जांपल अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस ब्रीथ मीन्स may distribute to grocery stores, gas stations, vending machines and other popular retail locations. In other words, sales through large number of salesmen. It is suitable for convenience good, many outlets in a single location. एक सिटी में ही आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप शुगर, आप ग्रोसरी आइटम के जो होलसेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक सिटी में बहुत सारे जो शॉप पे उसको सप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि उसकी डिमांड जो है सभी उसको कंज्यूम करते हैं, इसलिए उसके जो आउटलेट्स जो आप बहुत सारे ओपन करना चाहेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। ये उसका अपोजिट है, वो इंक्लूसिव था, ये एक्सक्लूसिव है। थ्रू द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, मैन्युफैक्चरर मेक अ डील टू सेल देयर प्रोडक्ट ओनली टू ए स्पेसिफिक डीलर। एक स्पेसिफिक डीलर के थ्रू ये अपने जो प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। इन अदर वर्ड्स, सेल्स थ्रू लार्ज नंबर ऑफ सेल्समैन, इट इज सुटेबल फॉर स्पेसिफिक गुड्स, वन होलसेलर और रिटेलर इन ए स्पेसिफिक एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही जो है वो रिटेलर या होलसेलर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेल लग्जरी कार्स, your customer may only be able to purchase them directly from one of your company's store. This strategy works well for expensive, highly sought after items. ठीक है, एक्सपेंसिव गुड्स के लिए ऐसा तो नहीं कि कोई टाटा वाले है कि हर गांव में अपनी एजेंसी ओपन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सक्लूसिव। The selective distribution strategy is a hybrid of intensive and exclusive distribution. Companies who use this strategy distribute their products to more than one location. आप अपने प्रोडक्ट को ऐसा भी नहीं कि एक ही लोकेशन पे आपने एक शोरूम ओपन कर दिया, या ऐसा भी नहीं है कन्वीनियंस गुड्स की तरह हर गांव में बहुत सारी आपने शॉप ओपन कर दी। इसमें आप मिडल वे अपनाएंगे, एक भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, बीच का। मीन्स यदि बड़ा सिटी है वहाँ पे एक की बजाय 3-4 आप ओपन कर देंगे, ठीक है। गाँव का एरिया है, काफ़ी गाँव है, वहाँ पे सभी को कंबाइन मिला के आप एक ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ये मिक्स जो है हाइब्रिड फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको। बट दे आर मोर सेलेक्टिव अबाउट विच रिटेलर्स दे वर्क विद दैम। ऐसा नहीं कि किसी भी रिटेलर को दे देंगे, ये उस रिटेलर को फुल एनालाइज करने के बाद जो मोर ट्रस्टी होगा उसी रिटेलर को ये अपना आउटलेट के लिए अलाउ करेंगे। दिस इज सुटेबल फॉर शॉपिंग एंड स्पेशलिटी गुड्स। फॉर एग्जांपल, अ हाई एंड क्लोथिंग कंपनी मे चूज टू सेल इट्स प्रोडक्ट इन इट्स ओन स्टोर एंड थ्रू अ सम ऑफ ट्रस्टेड शॉप्स इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स प्रोडक्ट टू लार्ज चेन ऑफ सेलर। खुद का स्टोर पे और जो ट्रस्टेड रिटेलर होगा उसको ये अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होलसेलर। आप होलसेलर से क्या समझते हैं? देखो, होलसेलर और रिटेलर एक बार गो थ्रू हो जाए पीपीटी के। देखो, होलसेलर और रिटेलर आपने काफ़ी सुना होगा।
होलसेलर कौन होता है? हु परचेजेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट परचेज करता है इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, एंड सेल टू रिटेलर्स इन स्मॉल क्वांटिटी। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता है एक बल्क में, ज़्यादा क्वांटिटी में, और वो थोड़ी थोड़ी उसको क्वांटिटी में रिटेलर्स को क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बेच देता है। इसमें क्या इसको प्रॉफिट हो जाता है। वो जब एक बल्क में खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, वो लेस उसको प्राइस पे उसको दे देते हैं, और जब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है छोटी छोटी क्वांटिटी में, उसको फिर वो उनसे हाई प्राइस लेता है। और अगेन जब रिटेलर उसको फर्दर सिंगल या और भी कम क्वांटिटी में बेचते हैं, तो वो अगेन अपना प्रॉफिट उसमें ऐड कर देते हैं, और उसकी कॉस्ट जो है अगेन बढ़ जाती है, ठीक है। व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर? होलसेलर के द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। सबसे पहले गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू मैन्युफैक्चरर बाय गिविंग एडवांस पेमेंट। देखो ये जो होलसेलर होता है दोनों को हेल्प करता है। किसको? मैन्युफैक्चरर को भी हेल्प करता है, और दूसरा किसको? रिटेलर को भी ये हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरर को हेल्प कैसे करेगा? ये एडवांस पेमेंट कर देगा, जो वो आइटम बाई कर रहा है इन बल्क, उसके लिए वो एडवांस पेमेंट करेगा। किसको? मैन्युफैक्चरर को। और फिर क्रेडिट पे किसको दे देगा? उधार पे। जब कोई रिटेलर उसके पास सामान खरीदने आ रहा है, उसके पास उस टाइम पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको उधार माल दे देगा। जब उधार पे देगा तो उसको बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटी। तो दोनों को ये फायदा दे रहा है, दोनों के लिए ब्रिज का काम कर रहा है। गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू मैन्युफैक्चरर बाय गिविंग एडवांस पेमेंट, गिव्स क्रेडिट फैसिलिटी टू रिटेलर्स। रिटेलर्स को ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रिटेलर? अगेन रिटेलर क्या, जैसे बताया था, रिटेलर इज अ पर्सन और अ बिजनेस दैट सेल्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स फॉर एक्चुअल यूज। रिटेलर जो कस्टमर होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो लास्ट कंज्यूमर्स होते हैं, उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गुड्स जो देते हैं कंज्यूम करने के लिए, उनको बोलते हैं रिटेलर। जो गांव में छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उनको बोलते हैं रिटेलर, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिटेलर? रिटेलर कितने टाइप्स के होते हैं? अगेन कितने टाइप्स के रिटेलर होते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर, आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, सुपर मार्केट होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जैसे रिलायंस वगैरह के आप जब मार्केट में जाते हो, वहाँ पे वो एक ही रूफ के नीचे आपको डिफरेंट काइंड्स के क्या मिल जाते हैं? प्रोडक्ट मिल जाते हैं। वहीं पे आपको फ्रूट मिल रहा है, सब्जी मिल रही है, वहीं पे हाउस होल्ड्स आइटम मिल रहे हैं, ठीक है। और भी जो मेकअप का सामान भी वहाँ पे मिल रहा है, आप और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सभी काइंड्स के मीन्स बेसिकली जो भी घर में यूज होता है वो मैक्सिमम सामान वहाँ पे मिल जाता है। मीन्स एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है। कुछ ऐसे भी स्टोर होते हैं जहाँ पे ओनली डायरी प्रोडक्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रिटेलर्स को डिवाइड किया गया डिफरेंट कैटेगरी में। फर्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर, मैनी गुड्स अंडर वन रूफ। क्लॉथ भी वहीं पे मिल रहे हैं, वॉच भी वहीं पे है, फुटवेयर भी वहाँ पे, परफ्यूम भी वहाँ पे मिल रहा है, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। सुपर मार्केट, फूड प्रोडक्ट्स एंड बेवरेजेस ड्रिंक्स, जहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स या ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं 24/7, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं, उसको बोलते हैं सुपर मार्केट, ठीक। नेक्स्ट आता वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज क्या होता है? देखो एक होता है शोरूम और एक होता है वेयर हाउस। शोरूम में क्या होता है? एरिया कम होता है, उसका रेंट ज़्यादा होगा, वो अट्रैक्टिव होगा, वो मार्केट में आपको मिलेगा। लेकिन वेयर हाउस का क्या, एरिया बड़ा होगा, वो मार्केट से थोड़ा हटके मिलेगा, उसका जो रेंट जो है वो कम होगा, वो अट्रैक्टिव भी कम होगा, क्योंकि वहाँ पे वेयर हाउस में स्टोर एक अपना ह्यूज अमाउंट में जो है प्रोडक्ट वहाँ पे स्टोर किया जाता है। रेंट आर लो, इसका रेंट लो होता है। कैन स्टोर मच स्टॉक, ठीक। फैसिलिटी स्टोर, हु रिटेल ओनली अ पर्टिकुलर कंपनी प्रोडक्ट। देखो नाम से पता चल रहा है, जैसे मैंने बताया था 50% आंसर तो उसके नाम में छिपा होता है। स्पेशलिटी स्टोर मीन्स एक ऐसा स्टोर जो एक पर्टिकुलर कंपनी का ही, एक स्पेसिफिक कंपनी का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही क्या करते हैं? वो सेल करते हैं। कन्वीनियंस रिटेलर्स, जैसे मैंने बताया कि कन्वीनियंस जो आपकी, कन्वीनियंस किसको बोलते हैं? जो आपके लिए बिल्कुल ईजिली अप्रोचेबल हो, ईजिली एक्सेसिबल हो, ठीक है। लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरियाज टू प्रोवाइड कन्वीनियंट शॉपिंग फॉर कस्टमर। आपके रेजिडेंशियल एरिया में जो छोटी छोटी ग्रोसरी की दुकान होती है उसको बोलते हैं कन्वीनियंस स्टोर। मीन्स आप जहाँ पे इजीली जाके अपना आइटम को खरीद सकते हैं, आपको दूर मार्केट में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट, बस अभी कुछ ही स्लाइड बची हुई है, और यदि आप बोर हो रहे हैं तो
आप ये देखें कि यहाँ से आपको 16 to 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। दिस सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग आर। स्ट्रेटजिक मार्केटिंग कितने काइंड्स के होते हैं? इनमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। हो सकता है 3-4 जो स्ट्रेटजी हैं वो साथ में दे दी जाए, उनसे पूछ लिया जाए मैचिंग में, लेकिन डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन इन स्ट्रेटजी से मिलना ही वाला है 100%। आप 2 से 4 मार्क्स ये आने वाली नेक्स्ट 3-4 स्लाइड से आपको मिलने वाले हैं, ठीक। एंड्स ऑफ गुड्स, इसकी स्ट्रेटजी क्या है? दिस मॉडल फॉर मार्केट एक्सपेंशन। ये मॉडल बेसिकली मार्केट एक्सपेंशन के लिए होता है। इसको 2x2 भी मॉडल बोलते हैं या 2x2 मैट्रिक्स भी बोलते हैं। थ्रू इंटीग्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इट हेल्प्स टू एनालाइज फ्यूचर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट। ये किसके लिए होता है? फ्यूचर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट के लिए होता है। इट इज़ 2x2 मैट्रिक्स हैविंग 2 रो एंड 2 कॉलम प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। देखो इसमें कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे दे दिया जाएगा कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट को क्या बोलते हैं? पुराना ही प्रोडक्ट है, पुरानी मार्केट है, और यदि फिर भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन इसमें क्या होता है कि आपकी मार्केट वही रहेगी, आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिक्रीज कर देंगे। प्राइस डिक्रीज कर देंगे या तो प्राइस जो है लो रखेंगे, उससे क्या होगा? आपकी डिमांड बढ़ेगी। इसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। दूसरा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि प्रोडक्ट न्यू है, मार्केटिंग एग्जिस्टिंग है, पुरानी मार्केट है, लेकिन आप उस पुरानी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्योंकि मार्केट पुरानी है लेकिन प्रोडक्ट नया लेके आए, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है, यदि आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पुराना ही है लेकिन न्यू मार्केट में आप उसको प्लेस करना चाहते हैं। आप इस पेन को एक मार्केट में बेच रहे हैं, आपको लगा कि कोई दूसरी मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ सकती है, आप सेम प्रोडक्ट को किसी दूसरी मार्केट में लेके आना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। क्योंकि आप नई मार्केट का डेवलपमेंट करें, नहीं कि प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट वही है। और यदि मार्केट न्यू प्रोडक्ट भी न्यू है और मार्केट भी न्यू है, आप नया प्रोडक्ट लेके आए और वो न्यू मार्केट में लेके आए, उसको बोलते हैं मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, ये चारों कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट बीसीजी मॉडल। नेक्स्ट है बीसीजी मॉडल, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है बीसीजी की। मॉडल ऑल्सो नोन एज पोर्टफोलियो प्लानिंग मॉडल। इट हेल्प्स इन वेयर टू इन्वेस्ट और डिवेस्ट। ये मॉडल क्या बताता है कि आपको कहाँ पे किस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस मार्केट से आपको विड्रॉ करना चाहिए, डिवेस्ट करना चाहिए, ठीक। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 200% आप इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, एवरी टाइम पूछा ही जाता है। इसमें क्या है? 4 हैं। कौन कौन से पॉइंट है इसमें? देखो 2 पॉइंट होते हैं, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ, ठीक है। हाँ, इसका एच का मीन्स हाई, एल का मीन्स लो, एच हाई एल लो। ये कैसे पूछा जाता है कि आपका मार्केट शेयर हाई है, मार्केट शेयर हाई है और मार्केट ग्रोथ भी आपका हाई है, उसको क्या बोलेंगे? मार्केट शेयर आपका हाई है, आपके शेयर की वैल्यू मार्केट में वो हाई है, और जो आपकी मार्केट ग्रोथ है वो भी हाई है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्टार। मीन्स स्टार, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, मार्केट वैल्यू भी बढ़ रही है, आपके शेयर के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, उसको बोलेंगे स्टार। नेक्स्ट है, यदि मार्केट शेयर आपके कम हो रहे हैं, मार्केट शेयर की वैल्यू, आपके शेयर की वैल्यू मार्केट में लो है लेकिन मार्केट ग्रोथ आपका हाई है। मार्केट ग्रोथ तो हाई है लेकिन मार्केट की जो शेयर की वैल्यू वो लो है, क्वेश्चन मार्क। मीन्स कहाँ पे चूक हो रही है आपसे, कहाँ पे आप लैकिंग बिहाइंड है। क्योंकि यदि मार्केट की ग्रोथ है तो अल्टीमेटली शेयर की तो ग्रोथ 100% होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, कि फाइंड आउट करो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्यों है ऐसा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैश काउ। कैश काउ क्या है? यदि मार्केट शेयर हाई है, आपकी मार्केट में शेयर की वैल्यू हाई है, इवन आफ्टर दैट कि मार्केट ग्रोथ कम है, आपकी मार्केट ग्रोथ तो कम है, उसके बावजूद भी
आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो हाई है, मीन्स इसमें आप कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ग्रोथ कम होने के बावजूद भी आपके मार्केट की शेयर हाई है, मार्केट शेयर की वैल्यू हाई है, मीन्स आप बाकी कंपनीज के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं और लैकिंग बिहाइंड हो सकते हैं, लेकिन वहीं यहाँ पे मार्केट ग्रोथ कम होने के बावजूद भी आपकी वैल्यू शेयर की हाई है, तो कैश काउ, यहाँ पे लिक्विडिटी हाई होती है, लिक्विडिटी आपकी कंपनी की आपके शेयर की हाई होती है, इसको बोलते हैं कैश काउ। और डॉग्स मीन्स आपके मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू भी लो है और आपकी जो ग्रोथ है वो भी लो है, तो बोलते हैं डॉग। मीन्स ये आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है, जिसके बाद आप अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, मार्केट से डिवेस्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी। पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी बाय मिचेल पोर्टर, किसके द्वारा दिए? बाय मिचेल पोर्टर। देयर आर 3 वेज इन विच अ फर्म अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पे 3 वेज हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया था, आने वाली 5 to 6 स्लाइड्स से आपको हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएं, मीन्स 4 to 6 मार्क्स आपसे यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी ये वाली स्लाइड, जो पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको याद करना है। ये 3 पॉइंट्स वहाँ से दे आपके क्वेश्चन में 4 to 5 पॉइंट हो सकते हैं, उनमें से कौन से इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं या कौन से एग्जिस्ट करते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा कि पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कौन से 3 पॉइंट्स हैं। कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप मीन्स कॉस्ट शुड बी लोअर, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट मार्केट में इन कंपैरिजन टू सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कम होनी चाहिए। यदि आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है, कॉस्ट है, कम होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली आप फाइनल जो प्राइस है, सेल्स प्राइस, वो कम रखेंगे, और यदि कम रखेंगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो वो बढ़ जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अल्टीमेटली आपका रिवेन्यू इनकम भी बढ़ जाएगा। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, यूनिक फीचर ब्रांड इन द होल फर्म्स, मीन्स जितनी भी फर्म इंडस्ट्री में वहाँ पे अवेलेबल हैं, आपका जो प्रोडक्ट है यूनिक फीचर्स के साथ होना चाहिए। यदि यूनिक फीचर्स होंगी तो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्शन कंज्यूमर्स का बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली अगेन सेल्स आपकी बढ़ेगी और यू विल गोइंग टू बी सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। नेक्स्ट है फोकस स्ट्रेटजी, मीन्स फोकस ओनली ऑन ए सिंगल प्रोडक्ट सेगमेंट इन द इंडस्ट्री। यदि आप किसी एक सिंगल प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो आप अपना 100% एफिशिएंसी वहाँ पे दे पाएंगे, इसमें वो प्रोडक्शन में भी, वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में भी, वो आपके एडवर्टीजमेंट में भी, वो आपके अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस में भी। ठीक है, वो हर जगह आप अपने आप को यूनिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूनिक आपको दिखा सकते हैं, आप अपना जो रिवेन्यू वो भी जनरेट कर सकते हैं थ्रू यूनिक स्ट्रेटजी, फोकस स्ट्रेटजी। इससे क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली इनकम एंड रिवेन्यू भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो, जो पोर्टर ने 5 स्ट्रेटजी बताई हैं, जेनरिक स्ट्रेटजी, वो क्या बताई है कि जब आप मार्केट में हो तो एक मार्केट में एक जो एग्जिस्ट जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनको किन 5 चीज़ों से डर लगता है, उनको किन 5 चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है, अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए सबसे पहले थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, उनको किस चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं दूसरा नया कॉम्पिटिटर्स मार्केट में नए आ जाए। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, न्यू एंट्री ऑफ द न्यू सेलर, थ्रेट ऑफ राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स, मीन जो एग्जिस्टेंस, जो ऑलरेडी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अंदर जो कंपटीशन है, उनके अंदर जो राइवलरी है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, उसका भी इनको डर रहता है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, कि मार्केट में कहीं जो उनका प्रोडक्ट है, उनका जो पेन है, उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में एंट्री न कर जाए। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, कि सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर क्या, जहाँ से वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं उनकी बार्गेनिंग पावर के बारे में वो उनको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, जिसको वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनकी बार्गेनिंग पावर क्या है,
उसके लिए भी उनको एक सेपरेट स्ट्रेटजी बनानी होती है। ठीक, तो ये 5 स्ट्रेटजी थी। ये 5 स्ट्रेटजी भी पूछी जाती हैं कि इनमें से कौन कौन सी स्ट्रेटजी कम्स अंडर पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, ग्रांड स्ट्रेटजी क्या है? इन सब की ग्रांड स्ट्रेटजी क्या, ऑल्सो नोन एज मास्टर और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। दीज आर 4 टाइप्स, ये 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी मीन्स करंट टास्क कंटिन्यू। स्टेबिलिटी क्या बोलती है? जो आप करंट में कर रहे हैं वो ही कंटिन्यू करते रहे, मीन्स आप स्टेबल हैं अपने बिजनेस के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति। उससे क्या होगा, कंज्यूमर्स का विश्वास, ट्रस्ट जो है आपके अंदर बढ़ेगा कि ऐसी कंपनी नहीं है कि ये कुछ दिनों बाद छोड़ के जा सकती है, कुछ दिनों बाद यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो सकती है, या कुछ दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में ला सकती है। ठीक, एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इंटेंसिव डाइवर्सिफिकेशन, 2 टाइप के आते हैं। इंटेंसिव मीन्स इंक्रीजिंग मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके लिए आप मार्केट बढ़ा रहे हो, इंटेंसिव। डाइवर्सिफिकेशन, एडिंग मोर प्रोडक्ट, एडिंग मोर प्रोडक्ट। एक आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। इसके अंदर एक और है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता है एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। एग्जिस्टिंग तो था ही, पुराना तो था ही, प्लस उसमें आपने न्यू ऐड कर दिया, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और डाइवर्सिफिकेशन, एडिंग मोर प्रोडक्ट। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट, रिट्रेंचमेंट, या उसको बोलते हैं डिफेंसिव स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी टू एलिमिनेट कॉम्पिटिटिव पोजीशन। रिट्रेंचमेंट मीन्स आप मार्केट में अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को एलिमिनेट करने के लिए, कि आपके बराबर में कोई कॉम्पिटिटर न रहे, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट या डिफेंसिव, अपने आप को बचाना स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, 2 और मोर स्ट्रेटजीज साइमल्टेनियसली। जब आप किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक स्ट्रेटजी साइमल्टेनियसली एक साथ बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज VRIO फ्रेमवर्क? व्हाट इज VRIO फ्रेमवर्क? इट इज डेवलप्ड बाय जे बर्नी, जे भी आप इसको याद कर सकते हैं, इन 1991। V फॉर वैल्यू, R फॉर रेयर प्रोडक्ट, E फॉर इमिटेट और O फॉर ऑर्गेनाइज्ड। अंडरस्टूड? मीन्स आपके जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, रेयर प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, यूनिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इमीडिएट, आपके प्रोडक्ट की कोई कॉपी न करे। ई प्रोडक्ट कैन बी कॉपीड ईजिली, येस और नो। यदि आपके प्रोडक्ट की कॉपी कोई ईजिली कर सकता है, मीन्स दैट इज इट इज़ वीकनेस ऑफ योर प्रोडक्ट। यदि कोई प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर सकता है तो ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ है। ठीक, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिफाइंड पॉलिसीज। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, तो लास्ट 2 स्लाइड्स बची हैं, बस क्लास फिनिश होने वाली है। आई थिंक यू लर्न समथिंग न्यू फॉर योर एग्जामिनेशन स्पेशली। व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस? वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? गिवन बाय किसके द्वारा दिए? मिचेल पोर्टर इन द बुक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन 1985। वैल्यू चेन एक्टिविटी, इमीडिएट इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, सेल्स एंड सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बी सप्लाइड। इट इज प्राइमरी एक्टिविटीज आर, इट्स प्राइमरी एक्टिविटी कौन कौन सी हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक, देखो नाम से पता चल रहा है, इनबाउंड, इन प्रोडक्शन एंड आउट। इन मीन्स कोई आपके पास कोई आ रहा है, आप कोई आइटम खरीद रहे हैं, इन आपकी कंपनी में आ रहा है। आउट मीन्स आप अपनी कंपनी से आउट कर रहे हैं। और प्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, उसकी बात हो रही है। इनबाउंड लॉजिस्टिक मीन्स रिसीविंग, स्टोरिंग एंड इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। Outbound logistics activities to delivering products and services to customers. Example, storage, distribution and transportation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कल्चरल, ये डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है। कल्चरल क्या होता है? कल्चरल इज द मोस्ट बेसिक इन्फ्लुएंसर ऑन द इंडिविजुअल्स नीड्स, वांट्स एंड बिहेवियर। कल्चरल का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? इंडिविजुअल्स की नीड्स के, वांट्स और बिहेवियर। यदि किसी का कल्चर किसी टाइप का है, साउथ का कल्चर डिफरेंट टाइप का है, नॉर्थ का कल्चर डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न डिफरेंट कल्चर्स की
हिसाब से उनकी नीड्स, वांट्स और बिहेवियर का ऊपर इफेक्ट के ऊपर पड़ता है। ग्रे मार्केट क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है ग्रे। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। ग्रे का मीन्स आप इलीगल समझें। ग्रे मार्केट कहीं भी कुछ भी याद न रहे तो ये समझें, ग्रे मीन्स इलीगल। जो एक्टिविटी इलीगल रूप से की जाती है उसको बोलते हैं ग्रे एक्टिविटी। ग्रे मार्केट मीन्स इलीगल मार्केट। अनऑफिशियल मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बिफोर दे आर ऑफिशियली इश्यूड ऑन द स्टॉक मार्केट। जब कोई सिक्योरिटीज, शेयर या बॉन्ड्स जब मार्केट में सेल होता, मार्केट में आता, उससे पहले ये जो ओवर द काउंटर इलीगली यूज से, इलीगली वे से जब इसको बाइंग और सेलिंग हो जाती है उसको बोलते हैं ग्रे मार्केट। OTCEI इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज एन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज इज फॉर स्मॉल कंपनीज टू रेज कैपिटल। ये स्मॉल कंपनी के लिए है। ओवर द काउंटर ऑफ इंडिया स्मॉल कंपनी के लिए ये होता है। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही था। यदि आपने रियल में सिलेबस कवर कर रखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये आपके लिए कितना फ्रूटफुल होने वाला है सेशन। यहाँ से आप कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं। यदि आपने प्रीवियस कोई अटैम्प्ट दिया है तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आपने प्रिपरेशन की है किसी भी एंगल से तो आपको ये बहुत ही वर्दी फुल फील होने वाला है। यदि आपने प्रिपरेशन नहीं की है अभी तक और यदि आप इस सेशन के गो थ्रू होके जाएंगे अच्छे से, एक दो बार सेशन को देखेंगे या तो इसको एक बार में अच्छे ढंग से इसको कवर करेंगे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट से आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड हो। यहाँ पे आपको एक सेशन के अंदर कंप्लीट मार्केटिंग मैनेजमेंट करवाई है विद PYQ MCQs। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।